Hello students, good morning. How are you? So today here we are going to study development leading to the Bose atomic models. Okay, मतलब क्या डेवलपमेंट हुई जब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े थे. ठीक है, रुदरफोर्ड अर्नेस्ट, लॉर्ड अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, इन्होंने जो हमको मॉडल दिया था एटॉमिक मॉडल, उस एटॉमिक मॉडल्स में कुछ ड्रॉबैक्स थे. ओके, तो उस ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए नील बोस जो साइंटिस्ट थे, डैनिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया एटम्स का. ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि जो नील बोस थे वो पिंग पोंग खेलने के बहुत बड़े शौकीन थे. पिंग पोंग का मतलब क्या था, एक टेबल टेनिस जैसा गेम होता है, तो उसमें कुछ स्फेरिकल बॉल्स वगैरह रहते हैं. तो उनके मन में कुछ आइडिया क्लिक हो गई होगी उस टाइम, तो उन्होंने उस गेम से है अपना एक इंस्पिरेशन लेके उन्होंने अपना एक नया मॉडल दिया था एटम्स का. ठीक है, नया एटम्स का मॉडल दिया था. और ये मॉडल किसके ऊपर बेस्ड था? इंटरैक्शंस ऑफ रेडिएशन विथ मैटर. ओके, कौन से किसके ऊपर बेस्ड था? इंटरैक्शन. ओके, इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन. ओके, इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशंस विथ मैटर, इसके ऊपर वो डिपेंड करता था. ठीक है, मैटर मतलब कोई भी रेडिएशंस अगर मैटर पर इंटरैक्ट होता है, ओके, इंटरैक्शन होता है किसी भी रेडिएशंस का मैटर के ऊपर, तो वो क्या करता है, कुछ नेचर, उसका बिहेवियर जो है, नेचर है, कुछ बदल जाता है. ओके, तो एक तो वो पार्टिकल नेचर की फॉर्म में रेडिएट होगा या वेव नेचर भी वो शो करेगा. तो जो नील बोस थे उन्होंने ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो ड्यूअल नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, आपने पढ़ा होगा. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं तो वो एक्सेलरेट होंगे, और एक्सेलरेट अगर वो होते हैं, कोई भी चीज़ अगर एक्सेलरेट होती है, ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करता है, रिलीज करता है. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये दो तरह के नेचर शो करता है. एक कौन सा? एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर. ओके, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ओके, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये एक नेचर शो करता है. ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा कौन सा करता है? पार्टिकल नेचर. ठीक है, पार्टिकल नेचर ये भी एक नेचर शो करता है. ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में आपने पढ़ा होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है? जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गए. ओके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, एक्सरेज. ओके, तो विजिबल रेडिएशंस. ओके, लॉन्ग रेडियो रेडिएशंस, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. तो ये जो वेव्स है दो तरह के नेचर शो करती है. एक तो वेव नेचर शो करती है और एक पार्टिकल नेचर शो करती है. ओके, तो वेव नेचर कौन सा? वेव नेचर, जो वेव नेचर है उसका, जैसे हम देखते हैं लाइट सन से हमको लाइट मिलती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मिलते हैं. तो वो लाइट अगर वो वेव फॉर्म में है, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है. तो उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हमारे पृथ्वी तक आने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, वो डायरेक्टली हमारी पृथ्वी तक आती है. तो इस फॉर्म में वो वेव फॉर्म में होता है. ओके, वो जो रेडिएशंस है वो वेव फॉर्म में होता है. ओके, पार्टिकल फॉर्म में कब होगा? तो वहां से जो रेडिएशंस निकलते हैं, वो रेडिएशंस का मतलब क्या है? कुछ एनर्जी है उसमें रहती है, मतलब फोटोन के फॉर्म में उसकी कुछ एनर्जी रहती है. ओके, फोटॉन्स के फॉर्म में कुछ एनर्जी रहती है.
तो जब ये फोटॉन्स के फॉर्म में कुछ एनर्जी रेडिएट करता है तो वो पार्टिकल नेचर शो करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो आपने देखा रेडिएशंस किस दो प्रकार के होते हैं, ओके, रेडिएशंस, एक वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो प्रकार के नेचर शो करता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, ओके। तो इसको बेस बना के नील बोर्स ने अपना एक मॉडल दिया था, और इस फेनामेनन से क्या हुआ, इस फेनामेनन से बोर्स ने जो रुदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स थे वो ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, ओके। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो ये ड्यूअल नेचर क्या है, कौन से ड्यूअल नेचर है, ओके, कौन से ड्यूअल नेचर है, तो आपको ये पता है ड्यूअल नेचर्स, ठीक है। तो पहला जो ड्यूअल नेचर है वो है वेव नेचर, ओके, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर, ओके, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो वेव नेचर शो करता है, ओके, रेडिएशंस, ओके। तो ये वेव नेचर कौन से दो फेनामेनन हमको बताता है, तो एक फेनामेनन है डिफ्रैक्शन, ओके, डिफ्रैक्शन। तो इस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दो फेनोमेनन क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ओके। पहला है डिफ्रैक्शन और दूसरा कौन सा है, इंटरफेरेंस, ओके, इंटरफेरेंस। तो ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्या है ये आप इस छोटे से वीडियो में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये वीडियोस मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में देख लो आप कि डिफ्रैक्शंस और Interference of waves. The phenomena of the light which undergoes refraction and reflection can be explained by the two theories of light. They are the corpuscular and the wave theory of light. But some of the other phenomena, such as interference and diffraction, can only be explained by the wave theory of light. We know that two or more wave motions travel in space at the same time. Sometimes these two wave motions combine and some physical effects take place. Interference is one such physical effect. When two or more waves cross each other in the same medium, they both interfere and an accident takes place. This accident is known as the interference of waves. Interference is the combined effects of the disturbance caused by each individual wave at the same place at the same time. This effect can be understood from the principle of superposition of waves. Principle of superposition of waves. To understand this concept of the superposition, let's understand some of the examples. When we drop a pin in a tank, we see some circular waves. When another pin is dropped, we see some more waves. These waves travel in the same tank, and at one time or another, they superimpose on each other. The resultant wave would have an amplitude which is the sum of the displacement due to the individual waves. The principle of superposition of waves states that when two or more waves traveling through the same medium simultaneously, the resultant displacement at any point is the vector sum of the displacement due to the individual waves. In our case, the pin is dropped in a ripple tank with two pins. If y1 is the displacement caused at a point due to the first source, and y2 is the displacement caused by the second source, then the overall displacement r at the point of interference would be given by r equals y1 plus y2. When both sources have the same amplitude, then y1 and y2 would be equal to y. When y1 is due the crest or trough, and y2 is also due a crest or trough, the resultant would be the maximum. And when y1 is due to a crest and y2 is due to a trough, or vice versa,
the displacement would be minimum. When maximum displacement takes place, it's called constructive superposition, and when minimum displacement takes place, it's called the destructive superposition. In constructive displacement, a maximum displacement curve is produced. Thus, when constructive displacement occurs, the phase difference between the waves would be 0, or a multiple of 2. When minimum displacement occurs, waves superimpose destructively. The phase difference of the waves would be an odd integer multiple. Interference of waves. When superposition of waves occur, they can be destructive or constructive. This physical effort, observed as a result of the superposition of waves, is called interference. The physical effect of the superposition of waves from the source vibrating with the same frequency and amplitude is called the interference of waves. The physical effect is in the form of vibrations in the amplitude of the resultant wave in a given portion of the medium. Interference is a special case of superposition of waves, which originate from different sources but have the same amplitude and same frequency. तो ये जो नेचर है, ओके, तो आपने देखा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ओके, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये जो फेनामेनन है, दो फेनामेनन कौन एक्सप्लेन करता है? वेव नेचर, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर एक्सप्लेन करता है, ओके, वेव नेचर एक्सप्लेन करता है। और जो दूसरा हमारा जो नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तो दूसरा कौन सा है? तो पार्टिकल नेचर है, ओके, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर। तो वो क्या क्या एक्सप्लेन किया उसने? तो देखो यहाँ पर, तो पहला जो फेनामेनन है वो कौन सा है? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये जो फेनामेनन है, ये फेनामेना, ये पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सप्लेन करता है। और दूसरा फेनामेना क्या है? और इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ओके। तो ये जो फेनामेना है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आइंस्टाइन ने दिया था, ओके, और सबसे पहले उसके ऊपर रिसर्च किया था प्लैंक्स ने, आपको पता, मैक्स प्लैंक्स, ओके, इन्होंने ये थ्योरी बताई थी सबसे पहले, बाद में आइंस्टाइन ने उसको डिराइव किया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो फेनामेना से, ये फेनामेना जो है रुदरफोर्ड का जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसलिए वो रुदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया। और नील बोर्स ने जो हमको मॉडल दिया था, ओके, नील बोर्स ने हमको मॉडल दिया था, ओके, तो वो ये जो चीज़ें है, ये जो फेनामेनन है, वो एक्सप्लेन कर सका। इसलिए जो नील बोर्स का एटॉमिक मॉडल है हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो यही अभी प्रचलित है, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है? तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है? तो क्या होता है, जब लाइट इंटरैक्ट विथ मैटर, जब कोई लाइट, ओके, जब कोई लाइट इंटरैक्ट होता है, ओके, जब कोई लाइट इंटरैक्ट होता है, ओके, व्हेन लाइट इंटरैक्ट, ओके, when light interacts with, किसके साथ इंटरैक्ट होता है? मैटर के साथ। जब वो इंटरैक्ट होता है, ओके, मैटर के साथ इंटरैक्ट होता है, तो इट बिहेव एज अ स्ट्रीम, ओके, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल के फॉर्म में वो क्या करता है? बिहेव करता है। और उस पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज द फोटॉन्स। उसको क्या बोलते हैं? हम फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है, फोटॉन्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं?
फोटॉन बोलते हैं। ओके ओके, जब लाइट प्रोपैगेट करता है, मतलब जब लाइट, आपने देखा होगा, ओके, तो ये जो डायग्राम है आपने देखी होगी। ओके, तो यहाँ पर देखो इस डायग्राम में, ओके, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो लाइट है, ये लाइट जब ट्रैवल करता है, ट्रैवल का मतलब क्या है, प्रोपैगेट करता है। ओके, तो ये अगर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर होती है। ओके, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ऊपर ऐसी दिख रही है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में वो इस तरह से प्रोपैगेट होता है। ओके, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन है। ओके ओके, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन है। जब लाइट, जब सन से, हमारे सन से जब लाइट पास होती है, ओके, पृथ्वी पर आती है, तो वो किस फॉर्म में, वेव फॉर्म में प्रोपैगेट करती है। जो लाइट वेव फॉर्म में वो प्रोपैगेट होती है, तो इस तरह से वो क्या होती है, प्रोपैगेट होती है। तो वेव फॉर्म का मतलब क्या होता है, वो क्या करेगा, वेवलेंथ फॉर्म करेगा। ओके, कुछ क्रेस्ट फॉर्म करेगा, कुछ ट्रक फॉर्म करेगा, इस तरह से वो क्या होगा, प्रोपैगेट होगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में फिर से अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर वो प्रोड्यूस करता है, तो वो कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टली क्या होगा, वो प्रोपैगेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी कुछ क्रेस्ट और ट्रक फॉर्म करेगा, उसकी भी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री में परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, इट परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन 90 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है। ओके, तो जब लाइट प्रोपैगेट होता है तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर शो करता है। और जब लाइट इंटरैक्ट होता है किसी मैटर के साथ, ओके, जब लाइट मैटर के साथ, किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट होता है, तो वो कुछ एनर्जी एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में, मतलब एक पाउच के फॉर्म में, पॉकेट के फॉर्म में कुछ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम फोटॉन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।